गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज मदन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चालू करेंगे सीधा टॉपिक, क्योंकि आज टॉपिक थोड़ा लंबा चलने वाला है। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हमने दो लेक्चर के अंदर उसके जो बेसिक टर्म थे वो पढ़ लिए हमने। वहां पे एडजॉर्प्शन, जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन, उसके अलग अलग नेचर्स वगैरह क्या है वो देख लिया। क्लियर। आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। और वो टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बच्चों के जो डाउट थे वो डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। कि कोई बच्चे का डाउट था कि नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट जो है वो समझ में नहीं आया, किस तरीके से गैस लिक्विफाई होता है, किस तरीके से एड्सॉर्ब होता है, वो चीज दिमाग में नहीं बैठी है। तो मैं आपको एक क्लियर बात समझा देता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सरफेस केमिस्ट्री चालू था, चलिए वो जो था ना, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट मींस किसी भी प्रकार का गैसियस एड्सॉर्बेट हो, चाहे लिक्विड एड्सॉर्बेट हो, चाहे सॉलिड एड्सॉर्बेट हो, वो एड्सॉर्बेट जब एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्प्शन करता है तब उसका नेचर बहुत ज्यादा मायने रखता है। और उसके अंदर जो गैसियस वाला टॉपिक था वो समझ में नहीं आया किसी एक बच्चे को, तो वो ध्यान देना खास यहाँ पे क्या था वो। और दूसरे बच्चे भी ध्यान दीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। कि एक मैं आपको एग्जांपल देके वो चीज समझाता हूँ। भाई नेचर जो है किस तरीके से डिपेंड रहता है, किस तरीके से इफेक्ट करता है एड्सॉर्प्शन को। रेडी। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, स्पेशल केस है एड्सॉर्बेट इन गैसियस, गैसियस स्टेट की जब हम बात करते हैं, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट इन गैसियस स्टेट। समझना बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है। कि एक बात यहां पे पहले तो वो चीज आप समझ लीजिए कि स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर अगर आपको प्रॉपर आता है तो ये टॉपिक आपके दिमाग में तुरंत उतर जाएगा। अगर ये नहीं आता है वो, तो वहां पे आपको जाना पड़ेगा, पहले चेकआउट करना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में वहां पे लिक्विफिकेशन वाला जो ग्राफ था वो क्या था। वो क्या था मैं आपको समझाता हूं शॉर्ट में। कि वहां पे हमने एक ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ के अंदर वो ग्राफ कुछ ऐसा था, याद कीजिएगा। उस ग्राफ के अंदर हमने यहां से शुरुआत किया था, फिर कुछ पॉइंट लिए थे, प्रेशर थोड़ी देर बाद कांस्टेंट होता था, वापिस होता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था एक टेम्परेचर ऐसा आया था जिस टेम्परेचर पे टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ था, जहां पे हमारा जो टेम्परेचर था, समझना, वो जो टेम्परेचर था वो फिक्स्ड हो गया था। मतलब कि आपने प्रेशर दिया, आपने देखिए आपके पास आप ये जो है ना वो लिक्विफिकेशन पे डिपेंड करता है। कि नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट है वो गैसियस स्टेट में है, यानी कि जितना ज्यादा लिक्विफिबल होगा, यानी कि जितना ज्यादा वो लिक्विफाई होने की टेंडेंसी रखेगा, वो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई हम जितना प्रेशर देंगे उतना वो फटाक से उसके अंदर यानी लिक्विफाई हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी, वो थी टेम्परेचर। आप लोग प्रेशर देते हो, नो डाउट प्रेशर देते हो तो जो एड्सॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है। क्लियर ना, क्योंकि प्रेशर की वजह से जो लिक्विफिकेशन होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए। रेडी। यानी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फटाफट से अट्रैक्ट होने लगते हैं, समझना अच्छे तरीके से। अब वहां पे एक्चुअल में होता क्या है कि जब प्रेशर अकेला हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब साथ में टेम्परेचर काम कर रहा होता है तब हमें ध्यान देना पड़ता है कि टेम्परेचर जो है ना वो कुछ हद तक हम दे सकते हैं। उससे ज्यादा अगर हमने दिया टेम्परेचर तो फिर हमारा प्रेशर भी कुछ काम में नहीं आएगा लिक्विफिकेशन करने के लिए। क्लियर ना, हमने वो चीज कही थी कि टेम्परेचर एक मेंटेन रखना पड़ता है, और वो टेम्परेचर को हमने क्रिटिकल टेम्परेचर कहा था। कि भाई एक हाईएस्ट लेवल का वो टेम्परेचर, समझना, एक हाईएस्ट लेवल, एक टेम्परेचर ऐसा, टेम्परेचर का एक ऐसा लेवल जिस लेवल के ऊपर अगर आपने टेम्परेचर दिया तो चाहे आप कितना भी प्रेशर दोगे गैसियस लिक्विफाई होगा नहीं। यानी कि पीसी जो है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसी बाउंड्री आ गई जिस बाउंड्री पे मैक्सिमम क्रिटिकल टेम्परेचर जितना भी होगा उस बाउंड्री से ऊपर लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि एड्सॉर्प्शन ही नहीं होगा। सीधी बात है। क्लियर ना। एक बात आपको मैंने बताई हुई थी कि भाई जैसे कि ये कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर मुझे गैसियस के मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब करवाना है, समझना। क्लियर। ये जो है वो मेरा एड्सॉर्बेंट है। रेडी। ये जो है वो एड्सॉर्बेंट है, और मैं उसके ऊपर कोई भी गैसियस एड्सॉर्बेट को मैं क्या करवा रहा हूं, उसके ऊपर एड्सॉर्ब करवा रहा हूं। क्लियर। तो अगर ये एड्सॉर्बेंट है, ये जो सरफेस है वो लिक्विड की सरफेस है। क्लियर। और लिक्विफिकेशन मैंने अभी बताया, लिक्विफिकेशन कब जल्दी से हो जाता है, जब ये जो एड्सॉर्बेट यानी कि जब ये जो गैसियस है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है उसके बाद लिक्विफिकेशन नहीं होता और उसके नीचे आपको टेम्परेचर देना पड़ता है। क्लियर ना। तो एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर है, मतलब कि जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना लिक्विफाई होने की जो टेंडेंसी होगी, एबिलिटी होगी, वो ज्यादा होगी।
रेडी ना? यानी कि मैं यहाँ पे एक टर्म लिख देता हूं कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, समझना, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना उतना लिक्विफाई होने की जो टेंडेंसी है, क्या लिक्विफाई होने की एबिलिटी लिखता हूं, लिक्विफाई होने की जो एबिलिटी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी लिक्विफाई होने की एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? दूसरा, जितनी लिक्विफाई होने की एबिलिटी ज्यादा होगी उतना एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, क्योंकि एड्सॉर्प्शन होता है वो डिपेंड होता है एड्सोर्बेट के ऊपर। आप जितना ज्यादा उसके ऊपर लिक्विफाई करोगे फटाफट से मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे जो है वो फोर्स ऑफ, वहां पे हीट निकलती रहेगी ना, फटाफट हीट निकलती रहेगी, जो हीट होती है अगले लेक्चर के अंदर पढ़ लिया बराबर। तो वो जो एड्सोर्बेट है वो एड्सोर्बेट उसके ऊपर क्या होता रहेगा, अंदर एड्सोर्बेंट के अंदर क्या होता रहेगा, लिक्विफाई होते रहेगा, यानी कि एड्सॉर्प्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? तो इनडायरेक्टली आप एड्सोर्बेट के ऊपर डिपेंड करते हो कि वो गैसियस है, लिक्विड है या सॉलिड है, आपका एड्सोर्बेंट भी डिपेंड करता है। क्लियर? कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर है, लिक्विफाई आसानी से हो जाता है तो उसका एड्सॉर्प्शन भी आसानी से होगा, यानी कि एड्सॉर्प्शन कब बढ़ेगा, जब क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होंगे। अलग अलग गैसियस जैसे लेते हैं हम, कोई मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैंने जैसे कि 10 गैसेस अलग अलग ले लिए जिसके क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्लियर? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है तो उसकी जो एड्सॉर्प्शन होने की टेंडेंसी होगी ना वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगी, उसकी जो लिक्विफाई होने की एबिलिटी ना होगी वो भी क्या होगी, लिक्विफाई होने की एबिलिटी वो भी क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगी। क्यों? क्योंकि जितना आप क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा रखते हो उतना लिक्विफाइड होने की एबिलिटी बढ़ती है, और जितना जितना लिक्विफाइड होने की एबिलिटी बढ़ती है उतना एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। समझ में आई बात? ये फैक्टर खास ध्यान रखना, कौन सा फैक्टर है, नेचर ऑफ एड्सोर्बेट व्हेन गैस, जब हम गैस की बात करते हैं स्पेशल तब। क्लियर? और दूसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर है टेम्परेचर। क्लियर? टेम्परेचर, अब ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया नहीं था, अभी यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। एक्चुअल में मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई हुई थी कि जब भी कभी एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है, एड्सॉर्प्शन समझना, एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम में, चलो वो तो आपको शायद पता ना चले लेकिन एक सीधी बात समझाता हूं कि जब हम एड्सॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन की ओर जाते, समझना क्या कर रहे हैं हम, एड्सॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन की ओर जा रहे हैं, यानी कि मैं एड्सॉर्प्शन नहीं करवा रहा हूं, मैं करवा क्या रहा हूं, डिसॉर्प्शन, मतलब कि ये जो सरफेस है उससे मैं मॉलिक्यूल दूर हटा रहा हूं, यानी कि डिसॉर्प्शन करवा रहा हूं। तो दूर हटाने के लिए मुझे हीट देनी पड़ेगी ना, मतलब कि एड्सॉर्प्शन से जो डिसॉर्प्शन होगा वो तो एंडोथर्मिक है, यानी यहां पे डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, जो थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं उनको ये चीज तुरंत दिमाग में आ जाएगी। और डिसॉर्प्शन से एड्सॉर्प्शन मॉलिक्यूल को लाना है, बताया हुआ था मैंने, जैसे ही मॉलिक्यूल आते हैं सरफेस के ऊपर फोर्स ऑफ रोटेशन कम होने लगता है, हीट बढ़ने लगती है, यानी कि यहाँ पे हीट बढ़ती है मतलब हीट निकलती है, हीट ऑफ एक्सटेंशन याद कीजिए, हीट ऑफ एक्सटेंशन बाहर निकलती है, यानी कि इसीलिए तो ये रिएक्शन कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्लियर ना? तो उस वक्त जो डेल एच की वैल्यू है वो क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, ये भी चीज मैंने बताई हुई थी। क्लियर? तो ये चीज खास ध्यान रखिएगा कि जब टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है खास कि एक ग्राफ लेके हम समझते हैं, क्योंकि हमें जो थियरी आज पढ़नी है इस चैप्टर की सबसे अहम थियरी में से एक फ्रुंडलीच आइसोथर्म हमें जो पढ़ना है, वो फ्रुंडलीच आइसोथर्म जो है वो इस ग्राफ के ऊपर डिपेंड रहता है। वो खास ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं उसका कि सपोज मैं एक ग्राफ यहाँ पे बनाता हूं और मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो मैंने टेम्परेचर रखता हूं मैं कांस्टेंट, क्या रखता हूं, समझना, टेम्परेचर में क्या रखता हूं, कांस्टेंट, याद रखना, बहुत सिर्फ समझा रहा हूं, बहुत इजी है। क्लियर? टेम्परेचर में रख रहा हूं कांस्टेंट, यानी कि एक फिक्स्ड यहां पे जीरो कंडीशन है, यहां पे मैं प्रेशर ले लेता हूं, रेडी, समझना बहुत इजी है। थोड़ी देर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए डेल एच जो है वो नेगेटिव रहता है डिसॉर्प्शन से एड्सॉर्प्शन की ओर, डेल एच है वो पॉजिटिव रहता है एड्सॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन की ओर, मतलब कि ये एंडोथर्मिक है ये एक्सोथर्मिक है। यानी कि मैं जब कोई भी ग्राफ ऐसा मैं ड्रॉ करूं समझना जिस पे यहां पे ये एड्सॉर्प्शन, चलो मैं ये भी समझा देता हूं, ये मैं लेता हूं एड्सॉर्प्शन यहां पे हो रहा है। क्लियर? एड्सॉर्प्शन होने की जो रेट है या टेंडेंसी है वो, तो एड्सॉर्प्शन और प्रेशर, मैं जितना प्रेशर बढ़ाऊंगा, मैंने आपको एक चीज बताई, मैं जितना प्रेशर बढ़ाऊंगा उतना एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा कि नहीं, पर कितना, यहां से देखिए
मैंने प्रेशर बढ़ाना चालू किया है और एड्सॉर्प्शन रेट भी बढ़ रहा है साथ में। रेडी? और एक ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया वो मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया। क्या किया? कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने फिक्स टेम्परेचर, फॉर एन एग्जांपल कोई भी मैंने टेम्परेचर ले लिया 198 केल्विन, फॉर एन एग्जांपल कितना ले लिया? 198 केल्विन। यानी कि समझना ग्राफ, ये जो है वो एड्सॉर्प्शन होने का रेट है, ये जो है वो प्रेशर है। मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन कुछ एक टाइम तक, एक हद तक, उसके बाद तो ये दोनों ग्राफ, ये जो है वो क्या हो जा रहा है? पैरेलल हो जा रहा है एक्स एक्सिस के साथ। यानी ये चीज बताती है क्या? ये एक फिक्स्ड कांस्टेंट टेम्परेचर है। दूसरी बात, मैं कोई दूसरा टेम्परेचर लेता हूं, ज्यादा टेम्परेचर लेता हूं, फॉर एन एग्जांपल मैंने लिया 298 केल्विन टेम्परेचर, सीधा 100 डिग्री बढ़ा दिया, तो मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कैसे मिलेगा? ऐसा मिलेगा। क्यों? उस वक्त जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होगा? मैंने प्रेशर बढ़ाया है, देखिए प्रेशर बढ़ाया है, लेकिन एड्सॉर्प्शन का रेट जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से। मैं एक तीसरा ग्राफ यहाँ पे बनाता हूँ। मैं बोले जैसे यहाँ पे लिया 325 केल्विन फॉर एन एग्जांपल। क्लियर? तो ये चीज समझिए, बहुत इजी है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, आप लोग जब टेम्परेचर को इंक्रीमेंट करते हो तब प्रेशर, साथ प्रेशर तो दे ही रहे हो लेकिन साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो प्रेशर दे रहे हो तो साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीमेंट में जा रहा है, तो जो एड्सॉर्प्शन रेट है वो ऑब्वियसली देखिए एड्सॉर्प्शन कम होने लगेगा ना। क्यों? आप लोग दोनों चीजें एक साथ कर रहे हो। क्या किया आपने? आप लोग सरफेस के ऊपर प्रेशर भी कर रहे हो और नीचे से हीट भी दे रहे हो। क्लियर? आप लोग, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर आप लोगों ने क्या किया? प्रेशर भी किया और नीचे से हीट भी दिया। मतलब क्या हुआ कि अब हीट दिया तो थोड़ी प्रेशर काम कर पाएगा, वो तो दूर दूर भाग लगेगा ना। मतलब टेम्परेचर आप लोग बढ़ा रहे हो, देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर इसको दे रहे हैं और प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं, तो एड्सॉर्प्शन रेट है, एड्सॉर्ब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, दिख ही रहा है। देखिए पहले केस के अंदर होने का थोड़े चांस है, दूसरे केस के अंदर थोड़े कम चांस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये यहाँ आएगा तो ये इसको भगाएगा, मतलब ये दूर जाएगा। टेम्परेचर और बढ़ाया तो और भागेगा। मतलब कि आप जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे, समझना क्या, आप ये जो टेम्परेचर है उसको जितना इंक्रीमेंट करोगे, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे, उतना ये जो एड्सॉर्प्शन रेट है वो क्या होने लगेगा? एड्सॉर्प्शन रेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर? ध्यान रखना, आप टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे उतना एड्सॉर्प्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। याद रखना खास, टेम्परेचर आपने जितना इंक्रीज किया एड्सॉर्प्शन उतना ही कम होगा। खास ध्यान रखना, मिस्टेक ना हो। क्लियर? टेम्परेचर आपने बढ़ाया, एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। रेडी? मिस्टेक ना हो, क्योंकि इसके बेसिस पे, इस ग्राफ के बेसिस पे हमें फ्रोनलीच का आइसोथर्म पढ़ रहा है पूरा। रेडी? ये समझ में आ गया पूरा? ये दोनों फैक्टर दिमाग में बैठ गए? नोट डाउन कर दीजिए, अगर आपने साथ में नोट डाउन नहीं किया है तो पूरी वीडियो को वापस देखिए और साथ में नोट डाउन करते जाइए। मैं जो सेंटेंस बोला हूं वो, कि ये भी खास ध्यान रखना है, एड्सॉर्प्शन टू डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन टू एड्सॉर्प्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डेल एच नेगेटिव, डेल एच पॉजिटिव। क्लियर? जो उसका ग्राफ है एड्सॉर्प्शन का रेट और प्रेशर का जो ग्राफ है वो ग्राफ, वो जो है वो चीज खास ध्यान रखिएगा। क्लियर? वो जो है वो चीज खास ध्यान रखिएगा, याद रखिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम हमारी अहम थियरी चालू करते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, आगे करते हैं आज का टॉपिक। जितने भी डाउट्स थे वो डाउट्स मैंने समझा दिया आपको कि भाई नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट किस तरीके से इफेक्ट करता है, टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करता है, सरफेस एरिया हमने अगले लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। क्लियर? अब इस चैप्टर की सबसे अहम थियरी शुरू करते हैं, फ्रोनलीच आइसोथर्म। फ्रोनलीच आइसोथर्म एक्चुअल में है क्या, समझिए। पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, जैसे हम हर वक्त समझते हैं। टाइटल लगा देते हैं पहले। फ्रोनलीच आइसोथर्म है क्या, समझिए पहले। अभी हमने एक रिसेंट एक ग्राफ अभी हमने देखा, वो ग्राफ एक्चुअल में क्या था। मैं यहाँ पे उस ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ, वो ग्राफ समझिएगा थोड़ा। वो ग्राफ आपको दिखा रहा था कि एड्सॉर्बेट, रेडी, एड्सॉर्बेट, या तो एड्सॉर्प्शन लिख सकते हो, उसका रेट भी लिख सकते हो। एड्सॉर्प्शन का रेट ही लिखते हैं, आपको समझ में आया कि भाई एड्सॉर्प्शन कितना हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, प्रेशर के साथ, और हमने टेम्परेचर को कर दिया था
कांस्टेंट। चलिए क्लियर। इसके अंदर हमने एक चीज देखी थी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे, माफ कीजिए, वैसे वैसे जो ग्राफ है वो ग्राफ प्रेशर जो है, जो एड्जॉर्प्शन का रेट है वो प्रेशर के इंक्रीमेंट और टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ क्या होने लगता है, घटने लगता है, कम होने लगता है, एड्जॉर्प्शन कम होने लगता है। क्लियर ना। ये हमने अलग अलग टेम्परेचर लाइक 298 केल्विन, 248 केल्विन, 300 केल्विन टेम्परेचर हमने इन शॉर्ट इंक्रीज किया था। वहां पे हमने टेम्परेचर को क्या किया था, इंक्रीज किया था। अब एक बात बताइए, ये जो ग्राफ है वो ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ किया, कर्व ड्रॉ किए थे। मैंने आपको एक बात बताई थी कर्व ड्रॉ मैंने क्यों किए। क्लियर। उसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं, समझना बहुत इजी है। देखिए जैसे कि मेरे पास एक वेसल है, उस वेसल के अंदर मेरे पास एक लिक्विड भरा हुआ है, समझना बहुत इजी है। ये एक वेसल है मेरे पास, उस वेसल के अंदर मेरे पास लिक्विड भरा हुआ है, किसी भी प्रकार का लिक्विड ले सकते हो आप, चाहे वाटर भी ले सकते हो। चलो क्लियर। यहां पे मैंने एक लिक्विड भर दिया। अब इसके अंदर मैंने एक चीज डाल दी ऐसी जो मुझे क्या करना है, जिसकी सरफेस के ऊपर मुझे एड्जॉर्प्शन करवाना है। क्या करवाना है मुझे, एड्जॉर्प्शन। मुझे इसकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन करवाना है, समझना। ये चीज की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन करवाना है, किसका, कोई एक एड्सॉर्बेट का। तो मैं एड्सॉर्बेट डाल देता हूं। मैंने एड्सॉर्बेट भी इसके आसपास अरेंज कर दिए, रेडी। लेकिन ये अपने आप तो जाएंगे नहीं, मुझे उसको पास लाना पड़ेगा। तो मैं पिस्टन की मदद से क्या करता हूं, यहाँ पे मैं एक पिस्टन की मदद से क्या करता हूं, एक पिस्टन में यहाँ पे लगा देता हूं, रेडी, समझना। ये पिस्टन मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये इसकी मदद से मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इन शॉर्ट प्रेशर बढ़ा रहा हूं, आपको वही समझा रहा हूं। मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, समझना। मैं प्रेशर को इंक्रीमेंट कर रहा हूं, प्रेशर बढ़ा रहा हूं। तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है वो पहले पास पास आएंगे, फिर इसकी सरफेस के ऊपर अरेंज हो जाएंगे। ये जो ब्लैक मार्कर है वो अभी पास पास आ रहे हैं, रेड मार्कर से दिखा रहा हूं वो क्या है, उसकी सरफेस के ऊपर क्या हो गए, अटैच हो गए, सबके सब सरफेस के ऊपर आ गए, मतलब कि एड्जॉर्प्शन हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं प्रेशर बढ़ाऊं, समझना, क्या मैं प्रेशर बढ़ाऊं, एड्जॉर्प्शन हो चुका है, पूरा जितना होना चाहिए था एड्जॉर्प्शन हो चुका है, एक सैचुरेशन लेवल एक आ गया। सैचुरेशन कहते हैं ना कि भाई इतना डिसोल्यूशन हो जाए, तो सैचुरेशन लेवल आ गया, जितना एड्जॉर्प्शन होना चाहिए था उतना एड्जॉर्प्शन हो चुका है। मैं फिर भी प्रेशर बढ़ा रहा हूं, तो क्या इसके ऊपर एड्जॉर्प्शन होगा, नहीं होगा ना। शुरुआत में प्रेशर जैसे मैंने बढ़ाया, समझना ना, बहुत इजी है, इसके ऊपर से पूरा फॉर्मूला समझ में आ जाएगा आपको। शुरुआत में मैंने जितना प्रेशर बढ़ाया उसकी वजह से एक्चुअल में क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाने की वजह से मेरा जो एड्जॉर्प्शन था वो एड्जॉर्प्शन मेरा क्या हुआ, प्रेशर के बढ़ाने की वजह से, समझना, प्रेशर जब मैंने इंक्रीमेंट किया तब एड्जॉर्प्शन जो था वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्लियर। लेकिन एक ऐसी पोजीशन आई, ये इनिशियल पोजीशन थी, लेकिन एक ऐसी पोजीशन आई जिस पोजीशन पे मुझे ये जो एड्सॉर्बेट है, समझना, ये जो एड्सॉर्बेट है उसको मुझे इस एड्सॉर्बेंट के ऊपर जब एड्जॉर्प्शन करवाना है तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मतलब कि आखिर में ये जो एड्जॉर्प्शन है वो चाहे आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो नहीं हो रहा है। मतलब आखिरी पोजीशन के अंदर क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन आपका जो है वो प्रेशर से हो गया इंडिपेंडेंट। क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। यानी कि प्रेशर की वजह से अगर ये इंडिपेंडेंट हो गया, पहले प्रेशर था, जब हमने प्रेशर दिया तो पास पास में आ गए, सारी सरफेस के ऊपर भी अरेंज हो गए, लेकिन एक ऐसा प्रेशर मैक्सिमम हमने दे दिया और एड्जॉर्प्शन सैचुरेशन लेवल तक आ गया, लेकिन उसके बाद प्रेशर में इंक्रीमेंट आया नहीं आया। इसीलिए तो यहाँ पे जो ये ग्राफ है ना, मैं कोई एक ग्राफ में यहाँ पे बनाता हूँ, कोई एक फिक्स टेम्परेचर वाला ग्राफ में बनाता हूँ, समझना। ये जो है एड्जॉर्प्शन है, ये समझाने के लिए एड्जॉर्प्शन है, ये प्रेशर है। तो पहले क्या होगा, जब मैंने प्रेशर बढ़ाया तब एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाया तब एड्जॉर्प्शन स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा। क्लियर ना, क्योंकि मॉलिक्यूल तो पास-पास में आ रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं, फिर इसके ऊपर अरेंज होने लगेगी, अरेंज होने लगेगा ना,
मतलब कि थोड़ा सा एड्जॉर्प्शन रेट क्या होगा, डिक्रीमेंट, मतलब थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, एक साथ नहीं हो जाएगा, क्योंकि पहले मॉलिक्यूल दूर दूर थे, सरफेस की ओर आए, सरफेस के ऊपर अरेंज हो गए, मतलब कि फिर थोड़ा सा कर्व होगा। रेडी, समझना, थोड़ा सा कर्व हो गया। अब एक्सट्रीम प्रेशर हो गया और सेचुरेशन लेवल आ गया, तो भी मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, मैं प्रेशर, ये प्रेशर है, प्रेशर इस तरफ बढ़ता है, मैं तो भी प्रेशर बढ़ा रहा हूं, तो क्या ये एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा? नहीं, ये एड्जॉर्प्शन फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा ना। फिर ये टेम्परेचर, ये जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि 3 लेवल आए, समझना, ये जो है ये पॉइंट एक फिक्स्ड में स्ट्रेट लाइन तक हुआ, फिर थोड़ा सा उसमें डिक्रीमेंट आया, एक ये पॉइंट यहाँ पे डिक्रीमेंट आया, वो थोड़ा कर्व लिया उसने, थोड़ा स्लो हो गया। उसके बाद एक ये लेवल, जब दोनों लाइन प्रेशर और ये दोनों पैरेलल हो गई, मतलब कि इंडिपेंडेंट हो गया प्रेशर से, भाई ये जो है एड्जॉर्प्शन का रेट वो प्रेशर से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। इसीलिए मैंने ये जो कर्व है वो कर्व ऐसे ड्रॉ किया। क्लियर, समझ में आ गया? ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पूरा दिमाग में रखिएगा। समझ में ना आए तो वीडियो को वापस कीजिए, पॉज कीजिए, वापस कीजिए और फिर उसको देखिए। समझ में आई बात? साथ में नोट डाउन करते जाइए जो मैं बोल रहा हूं, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया? जितना प्रेशर आप बढ़ाते हो, तो एक टाइम तक बढ़ता है, लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट। किससे? प्रेशर से। एड्जॉर्प्शन उससे क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट। अब फ्रुनलिच की बात करते हैं। फ्रुनलिच के लिए आपको एक चीज मैं समझाता हूं। फ्रुनलिच ने क्या किया, इस बात का प्रॉपर एनालिसिस किया। उसने एक सरफेस के ऊपर एक सरफेस यहां पे ले ली जो कि एड्जॉर्बेंट है, कोई भी ले सकते हो आप। रेडी, समझना बहुत इजी है। उस सरफेस के ऊपर फ्रुनलिच ने क्या किया, इस बात का एनालिसिस किया। सबसे पहले तो समझे, इस बात को समझे। फिर उसने एक प्रॉपर एड्जॉर्बेंट, एक मास लिया, प्रॉपर मास लिया। क्लियर, उसके ऊपर उसने कोई भी एक गैसियस को क्या करवाना चालू किया, एड्जॉर्ब करवाना चालू किया। क्या किया? एड्जॉर्ब करवाना चालू किया। मतलब कि एड्जॉर्ब करवाने के लिए भाई को प्रेशर देना पड़ेगा, सीधी बात है। क्लियर, एड्जॉर्ब करवाने के लिए प्रेशर देना पड़ेगा। यानी कि यहां पे जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है कोई एक पर्टिकुलर मास के ऊपर, उस बात के उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसके कुछ ऑब्जर्वेशन लिए, फिर उसने अपना आइसोथर्म बनाया। और आइसोथर्म के अंदर उसने ऐसा बताया कि ये जो है, ये एड्जॉर्बेट जो ऊपर आ रहा है, समझना, ये जो है एड्जॉर्बेट, फॉर एग्जांपल मैं उसको एक्स कहता हूं, ये जो एड्जॉर्बेट है, एड्जॉर्बेट उसको मैं बोल रहा हूं एम, समझना, माफ कीजिए एक्स। क्लियर, और ये पर्टिकुलर कोई एक मास है एड्जॉर्बेंट, उसको मैं बोल रहा हूं एम। रेडी, समझना, क्या कोई एक पर्टिकुलर एड्जॉर्बेट को जब मैं एड्जॉर्बेंट के ऊपर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस करवा रहा हूं, तब ये एड्जॉर्बेट जो है उसका एड्जॉर्प्शन होने का जो पावर है, जो टेंडेंसी है, जो उसका एक्सटेंट है, वो डिपेंड करता है उसके किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर। आप प्रेशर दोगे उसी हिसाब से, समझना, आप प्रेशर दोगे उसी हिसाब से ये एड्जॉर्बेट जो है, एड्जॉर्बेंट के ऊपर, कोई पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट के पर्टिकुलर सरफेस एरिया, पर्टिकुलर मास के ऊपर क्या होने लगेगा, एड्जॉर्प्शन होने लगेगा, बराबर, एड्जॉर्ब होने लगेगा। तो उसने क्या कहा कि भाई एक्चुअल में ये जो x/m यानी कि एड्जॉर्बेट पर यूनिट मास, मैं यहां पे प्रॉपर लिख देता हूं, एड्जॉर्बेट, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, प्रॉपर समझ में आएगा आपको। अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट पर यूनिट मास, उसको उसने क्या बताया, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट पर यूनिट मास। एक पर्टिकुलर मास के ऊपर जब मैं कोई एड्जॉर्बेट को, एड्जॉर्बेंट यानी कि पर्टिकुलर मास के ऊपर जब मैं एड्जॉर्प्शन करवा रहा हूं, तो वो होता है, मैं उसको बोलता हूं क्या, एक्सटेंशन। एक प्रकार का यही हुआ ना, एक्सटेंट, आप वो भी बोल सकते हो, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी कह सकते हो। जितना एड्जॉर्प्शन हुआ उसका रेट, मैंने यहां बोला था ना, एड्जॉर्प्शन होने का रेट, टेंडेंसी, मैं यहां पे उसको नाम देता हूं
एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, क्लियर, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो एक्चुअल में क्या है x बाई एम, x बाई एम हुआ ना, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है x बाई एम, वहां पे x क्या है बताया मैंने, x क्या है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, एंड m क्या है यूनिट मास, कोई एक पर्टिकुलर यूनिट मास, रेडी, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, समझना क्या, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट पर पर्टिकुलर यूनिट मास, क्या अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट पर पर्टिकुलर यूनिट मास, बहुत इजी है समझना, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट पर पर्टिकुलर यूनिट मास अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट पर पर्टिकुलर यूनिट मास, समझना बहुत इजी है, वो चीज डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर, यानी कि x बाई एम, क्या x बाई एम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर, ये चीज बताई किसने, फ्रोंटलिच ने, इस चीज के ऊपर से आपको अब ये पूरा क्लियर हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने x बाई एम क्यों लिया है, क्योंकि वो क्या है एक प्रॉपर एडजॉर्प्शन यहाँ पे लिया था मैंने, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, लेकिन उसको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा कि भाई किस तरीके का एडजॉर्प्शन है, किस तरीके का एडजॉर्बेट है, कहाँ पे हो रहा है, एडजॉर्बेंट कौन है, तो उसको मैंने उसको सॉरी फ्लूइड ने बता दिया क्या कि भाई एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मींस व्हाट, रेशियो ऑफ x रेज़ टू m, सीधा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी कि रेशियो ऑफ x रेज़ टू m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मींस डिपेंड्स ऑन प्रेशर, प्रेशर के ऊपर वो डिपेंड करेगा, इस बात का खास ध्यान रखना है। इसके ऊपर से मैं इस ग्राफ को अब ड्रॉ करता हूं जो फ्रोनलिच ने दिया था, फ्रोनलिच का जो ग्राफ है वो ग्राफ समझिएगा, फ्रोनलिच का ग्राफ जो था सबसे पहले वो ग्राफ किसके वर्सेस किसके था, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर, क्लियर, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर, यानी कि ये जो है वो क्या था x बाई एम और ये जो है वो क्या था प्रेशर P, बराबर, क्या हमें ग्राफ किसका लेना था, ग्राफ किसका लेना है x बाई एम वर्सेस P मींस एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर, जो यहाँ पे लिया था वही, लेकिन यहाँ पे हमने एडजॉर्प्शन बताया था उसको, वो प्रॉपर हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया उसको कि भाई एडजॉर्प्शन होने का प्रॉपर रेट, प्रॉपर पर यूनिट मास के ऊपर इतने एडजॉर्बेट जाएंगे तो इतना एडजॉर्प्शन होगा, बराबर, तो x बाई एम वर्सेस P का मैंने ग्राफ लिया, ग्राफ तो यही बनेगा, कोई चेंज नहीं है ग्राफ, इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया कि भाई पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें जो ग्राफ की लाइन है वो क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, फिर स्ट्रेट लाइन के ऊपर से थोड़ी इंक्रीमेंट लेवल पे जाएगी, फिर ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि हमें तीन प्रकार के पॉइंट मिले, एक यहां पे और एक यहां, क्लियर, बहुत इजी है, एक तो हमें ये स्ट्रेट लाइन जो मिली थी पास पास में आ रहे थे जब हम प्रेशर बढ़ा रहे थे, एक प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ ये जो एडजॉर्प्शन रेट है वो धीरे धीरे क्या हो गया, थोड़ा स्लो हो गया, बंद नहीं हुआ, स्लो हो गया, देखिए ये तो फटाक से बढ़ रहा था, लेकिन ये ऐसे जाना चाहिए सीधा ना, लेकिन सीधा ही भैया सीधा जाना चाहिए पर नहीं गया, थोड़ा स्लो होकर बैंड हो गया, और एक टाइम ऐसा आया जब क्या हो गया, पूरा इस प्रेशर वाली लाइन के साथ क्या हो गया, पैरेलल हो गया, यानी तीन पार्टीशन हो गए, ये जो है वो हो गया हमारा लोअर प्रेशर, ये हो गया हमारा मीडियम प्रेशर, ये हो गया हमारा हायर प्रेशर, सिंपल बात है ना, हम यहाँ पे प्रेशर क्या कर रहे हैं, कम दे रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर मीडियम रख रहे हैं, मीडियम प्रेशर हुआ ना, और यहाँ पे हमने प्रेशर कितना भी जोरदार प्रेशर दे दिया, हायर प्रेशर दे दिया, लेकिन नहीं हो रहा, एडजॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि प्रेशर इंडिपेंडेंट हो गया है, तो जो एडजॉर्प्शन है प्रेशर से क्या हो गया, यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया है। अब उस बात को आपको थियोरेटिकली समझानी है कैलकुलेशन करके, कैसे, देखिए इस केस के अंदर मैं इसको नंबर दे देता हूं, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस, क्लियर, फर्स्ट जब मेरा प्रेशर लो है, यहां पे बता देता हूं बाजू में, जब मेरा प्रेशर ये जो है, जो मैंने प्रेशर जो रखा है वो प्रेशर क्या रखा है मैंने, जो प्रेशर क्या है लो प्रेशर है, क्लियर,
बहुत ही लो प्रेशर, और लो प्रेशर पे जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो x एज रहेगा भाई x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। क्लियर? प्रेशर बहुत कम है, समझना। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जब हमारा हमने जो प्रेशर लिया है वो क्या है? मीडियम प्रेशर है। अगर हमने मीडियम प्रेशर लिया है, समझना, मीडियम प्रेशर लिया है, फॉर्मूला तो यही रहेगा x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। और जब हमारा हायर प्रेशर है, जब हमारा हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्लियर, हमने प्रेशर बहुत ज्यादा ले लिया है, तब भी हमारा फॉर्मूला तो क्या रहेगा? x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। आप लोग सोच रहे हो कि सर ने तीन फॉर्मूला एक ही बार क्यों लिखे? सेम, इसमें डिफरेंट मुझे आपको समझ। तो ये मैंने तीन फॉर्मूला एक ही जैसे लिखे हैं, लेकिन इसके पीछे का रीजन है। प्रेशर जब लो है, प्रेशर जब मीडियम है, प्रेशर जब हायर है, तब मैं, समझना बहुत इजी है, मैं यहाँ पे p का पावर 1 ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं p का पावर 0 ले सकता हूँ। क्यों 0? और यहाँ पे मैं p का पावर 1 बाय n ले सकता हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ जाएगा फिर कैलकुलेशन से। ये तीन ऑब्जर्वेटिव थे, इसने ऑब्जर्वेशन किया था फ्रुंडलिच ने, और ऐसी चीज उसने बाहर निकाल के दी। क्या थी वो चीज, समझना। ये जो है, एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इतना रफ कर देता हूं मैं नीचे का, हमने ग्राफ उसको दूसरी बार ड्रॉ किया हुआ ही है। चलिए, जब p⁻⁴, पहले तो प्रोपोर्शनल की साइन जब मैं हटाऊंगा तब मुझे कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मैंने वो कांस्टेंट रख दिया k, और p का पावर हो गया 1। कैलकुलेशन समझना, मैंने ये 3 क्यों रखा है आपके दिमाग में अभी भी चल रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए x बाय m k p⁻⁴, यानी कि इनिशियल शुरुआत के दौर पे, देखिए शुरुआत के दौर पे, ये शुरुआत का दौर है, यानी यहाँ पे x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और इक्वल लिख सकते हैं हम, इक्वल टू k p⁻⁴ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो है प्रेशर बढ़ने के साथ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ रहा है, यानी कि ये जो है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो टोटली डिपेंडेबल है प्रेशर के ऊपर। आप जितना प्रेशर बढ़ाओगे, देखिए जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, यानी कि पावर p का पावर 1, यानी कि कुछ नहीं, मतलब कि ये जो चीज है वो डिपेंड रहती है किसके ऊपर? p के ऊपर। हमारे फर्स्ट केस के अंदर, समझना, ये जो है वो हमारा फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस के अंदर क्या रहता है? x बाय m इज इक्वल टू kb, समझना। सेकंड केस की बजाय मैं अब आखिरी केस में आता हूं, ये मैं आपको बाद में समझाता हूं, क्योंकि ये 1 बाय n क्या है वो आप मैथमेटिक्स वालों को तुरंत समझ में आ जाएगा जैसे ये खत्म करूंगा। x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻⁴, यानी x बाय m इज इक्वल टू k p⁻⁴। किसी का भी 0 पावर क्या रहता है? 1। किसी का भी 0 पावर क्या रहता है? 1। पूरा टर्म क्या हो जाता है? 1। यानी कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं k इंटू p⁻⁴, p⁻⁴ टर्म क्या हो गया? 1 इंटू 1। अब यहां पे देखिए, इस केस के अंदर x बाय m तो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया, x बाय m तो कांस्टेंट हो गया। यहां पे देखिए ग्राफ के अंदर कांस्टेंट हो गया, x बाय m है, x बाय m का ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये इस पॉइंट पे आते ही ये भाई क्या हो गए? कांस्टेंट, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। देखिए वो पॉइंट कौन सा है? हमारा थर्ड केस, जब x बाय m की वैल्यू मैं ले रहा हूं और p के ऊपर पावर लिख रहा हूं 0। क्यों 0 लिखा? आप समझ में आ गया? क्योंकि आखिरी स्टेप में फ्रुंडलिच ने यही चीज बताई थी खास, कि आखिरी स्टेज के अंदर जो एड्सॉर्प्शन होने का जो उसका टेंडेंसी है, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, वो एक हद के बाद जब पूरा एड्सॉर्प्शन हो जाए, वो हद कौन सी? तो वो ये हद, ये उसको उसने नाम दिया था PS। क्या नाम दिया था? PS, सैचुरेशन प्रेशर। क्या नाम दिया था? सैचुरेशन प्रेशर। क्या नाम दिया था? समझना, सैचुरेशन प्रेशर। कि भाई एक ऐसा लेवल, सैचुरेशन स्टेट आ गया, एक ऐसा लेवल, अब उसके बाद आप कोई भी प्रेशर, कितना भी प्रेशर बढ़ाओगे, एड्सॉर्प्शन में कोई चेंज नहीं आ सकता है किसी भी कंडीशन में, बराबर। तो वो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी और कुछ नहीं किया, इसीलिए मैंने वो पावर लिखे थे। अब समझ में आई बात? पावर क्यों लिखा था ये 1 और 0? 1 क्यों लिखा? क्योंकि इनिशियली तो ये जो एड्सॉर्प्शन होने का जो टेंडेंसी, जो पावर है, वो टोटली प्रेशर के ऊपर डिपेंड है, और आखिर में वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब मैंने ये 1 बाय n क्यों लिखा?
समझो, यहाँ पे मैंने पावर क्या लिया है 1, यहाँ पे मैंने पावर क्या लिया है 0, बराबर। यानी कि मेरा जो आंसर आने वाला है इसके बीच में जो सेकंड केस जो भी आएगा, ये सेकंड केस है कि भाई x बाय m इज इक्वल टू के पी, तो वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा ना। नॉर्मली मैथमेटिकल स्टेप है 0 और 1 के बीच में n की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख दो, 1 2 3 4, 0 के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा, तो आंसर 0 और 1 के बीच में, क्लियर। और अगर आपने n की जगह पे 0 आंसर लिखा है, अगर आपने n की जगह पे 0, तो क्या हो जाएगा आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा, समझना। तो आंसर क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 तो क्या हो जाता है इनफाइनाइट। वो भी मैं आपको समझाऊंगा, वो भी कैलकुलेशन थोड़ी अलग है और एकदम इंटरेस्टिंग है, समझना। ये 1/n क्यों लिखा, क्योंकि बिटवीन पावर बिटवीन क्या आने वाला है 1 और 0, 1 और 0 के बीच में ही पावर आने वाला है, तो उसको मैंने क्या लिख दिया 1/n। अब समझे ये क्या 1/n मैंने क्यों लिखा था। ये जो 1/n मैंने पावर लिखा वो 1/n पावर इंटरमीडिएट है। क्या है इंटरमीडिएट, यानी कि यहाँ पे जो ये n है वो n वो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, किसके, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ये n की वैल्यू आपको याद ही रखनी है, n की वैल्यू सिर्फ डिपेंड करती है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के ऊपर, कि भाई यहाँ पे जो आप x by m ले रहे हो वो कौन सी सरफेस के ऊपर ले रहे हो, कितने मास पे ले रहे हो और कौन सा एडजॉर्बेट ले रहे हो, उसके ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती है। इसके ऊपर से एक और चीज हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई ये जो 1/n की वैल्यू है वो लाई करेगी बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1, क्लियर ना। 1/n की वैल्यू ध्यान रखना, मैं n की वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होती है। 1/n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। एक्चुअल में जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू क्या होती है वो आप लोग खुद से कैलकुलेट करिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से कैलकुलेट करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, उसके बाद वीडियो देखिए। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहिए, खुद से रहिए, खुद से ऑनेस्टली काम कीजिए, n की वैल्यू रखिए। यहाँ पे मैं अगर 0 और 1 के बीच में 1/n लेता हूं तो मैं n की वैल्यू कौन से दो नंबर्स के बीच में ले पाऊंगा, क्लियर। खास बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली ये वीडियो को पॉज करके आप इस n की वैल्यू निकालिए, आपको तुरंत कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कैसे, क्लियर, समझना। चलो मैं आपको बता देता हूं कि भाई 1/n उसकी वैल्यू लाई कर रही है बिटवीन 0 एंड 1, रेडी ना, समझना। हमने हमारा ये जो फॉर्म है x by m, जिसको मैं ब्लू बॉक्स से बता रहा हूं, x by m इज इक्वल टू kp रेज टू 1/n, क्लियर। यहां पे मैं उसकी कैलकुलेशन समझाता हूं आपको। kp रेज टू 1/n हमारी जो वैल्यू है x by m इज इक्वल टू kp रेज टू 1/n, रेडी। अब देखिए 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो आप लोग दो तरीके से इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। हमारे इस फॉर्मूला के अंदर जो हमारा एक्चुअल इनिशियल फॉर्मूला है वो इनिशियल फॉर्मूला आप n की जगह पे 1 रख दीजिए, n की जगह पे क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए। मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूं, n की जगह पे आप कौन सी वैल्यू ले सकते हो, दो तरीके से हो सकता है। एक n की जगह पे 1 रख दीजिए, n की जगह पे 2 रख दीजिए, n की जगह पे 3 रख दीजिए, या कोई भी नंबर रख दीजिए, और या तो n की जगह पे 0 रख दीजिए। दो चीज हो सकती है, क्लियर। अगर मैं 0 रखता हूं तो 1/0 p का इनफाइनाइट पावर हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। तो मैंने नीचे 1 2 3 4 रखा है तो p का पावर 1 रहेगा, क्लियर, समझ में आई बात। मैं 1/n की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे 1/n आ गया, मैं n की बात कर रहा हूं। हमारा जो फॉर्मूला है, ये जो हमारा एक्चुअल हमारा थ्योरेटिकल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला अब ये डिराइव हुआ हमारे पास कि बिटवीन 0 एंड 1 हमारी जो वैल्यू लाई कर रही है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। देखिए ये 1 है, ये 0 है, यानी कि पहले केस के अंदर 1/n की वैल्यू क्या है 1, समझना। पहले केस के अंदर हमने जो लो प्रेशर की बात करते हैं, हम बाइफरकेट कर देते हैं उसको प्रॉपर। एट लोअर प्रेशर, देखिए एट लो प्रेशर एंड एट हायर प्रेशर, एंड एट हाई प्रेशर, रेडी। दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और हमारे फॉर्मूला के अंदर ही हम उसकी वैल्यू रखते हैं। देखिए x by m इज इक्वल टू kp रेज टू, लो प्रेशर पे तो क्या था, वेरी लो प्रेशर, पावर क्या था 1, और यहां पे क्या था x by m इज इक्वल टू kp, पावर क्या था 0, बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू क्या निकली, ये 1
वो तो किसके इक्वल, हम 1/n की बात कर रहे हैं, 1/n के इक्वल लेंगे तो 1/n इज इक्वल टू, मैंने 1 लिया तो मुझे n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, n इज इक्वल टू 1 मिलेगा, सिंपल। यहाँ पे 0 है, पावर कितना है, 0 है ना हायर प्रेशर पे, यानी 1/n इज इक्वल टू 0, तो मुझे n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 डिवाइड में यानी इनफाइनाइट, यानी n की वैल्यू मुझे 1 और इनफाइनाइट के बीच में मिलेगी। जो n की वैल्यू है वो मुझे किसके बीच में मिलेगी, 1 और इनफाइनाइट के बीच में मिलेगी। n जो है वो क्या 1 और इनफाइनाइट के बीच में आएगा, समझना बहुत इजी है। n की वैल्यू 1 और इनफाइनाइट के बीच में रहेगी तो एक बात यहाँ पे देखने लायक है कि हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैं जनरलाइज फॉर्म में मैंने 1/n के इक्वल लिया ना, ये 1/n के इक्वल मैंने इस पावर को लिया, यहाँ पे भी मैंने 1/n के इक्वल इस पावर को लिया, क्लियर। यानी जो हमारी वैल्यू है p का पावर जो है 1/n, जो हमारा इंटरमीडिएट टर्म, हमारा जो मेन वैल्यू है वो जनरलाइज फॉर्म ये है, तो इसके कंपैरिजन से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, क्लियर। ध्यान रखना, खास एमसीक्यू के अंदर भी आता है ये चीज, 1/n 0 और 1 के बीच में लाई करता है, n की वैल्यू तो 1 और इनफाइनाइट के बीच में कोई भी लाई करती है। अब आप इसको उल्टा चेक करके देखो, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें आप n की जगह पे 1 रख दीजिए, सबसे पहले n की जगह पे 1 और इनफाइनाइट दोनों रख सकते हो, n की जगह पे 1 रख दीजिए, यही फॉर्मूला x/m k p⁻0 था, यहाँ पे k p⁻1 था, एक्चुअल फॉर्मूला हमारा 1/n है, तो 1/n में n की जगह पे 0, तो सबसे पहले हम 1 रखते हैं, 1/1 k p⁻1 यानी कि लो प्रेशर आ गया, k p⁻1 इनफाइनाइट पे तो इंडिपेंडेंट हो गया, ना, इनफाइनाइट में रख दिया मतलब पावर 0 आ गया, मतलब हायर प्रेशर हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब कि उस वक्त क्या हुआ होगा, इसके जैसा हुआ, इस कंडीशन में सरफेस ही खत्म हो गई पूरी, सरफेस के ऊपर जितने एड्सॉर्बेट होने चाहिए थे सब के सब एड्सॉर्बेट आ गए हैं, यानी कि चाहे कितना भी प्रेशर बढ़ाओगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्लियर ना। यानी कि ये प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया, तो इनफाइनाइट प्रेशर तक ये ग्राफ आप आगे कितना भी बढ़ाओ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब कि 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में n की वैल्यू लाई कर सकती है, 1/n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर सकती है, क्लियर। इस बात का खास ध्यान रखना, मिस्टेक ना हो, रेडी। और ये जो है उसको तो खास याद रखिएगा, ये जो चीज मैंने बताई हुई है वो कैलकुलेशन दिमाग में रखना, क्लियर। अब इसका एक और ग्राफ भी अलग अलग टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, अलग अलग रेफरेंस बुक के अंदर दिया हुआ है, एक और ग्राफ भी है जो लॉग वाला ग्राफ है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बहुत इजी है, कुछ है नहीं, हमें यही चीज चाहिए थी, हमें ये फॉर्मूला चाहिए था, फॉर्मूला हमको मिल जाए उसके बाद हम सब कुछ कर पाते हैं, क्लियर। देखिए मैं उसको यहां मेंशन कर देता हूं, वो जो ग्राफ है, रेडी, इस ग्राफ को मैं रफ कर देता हूं, किसी को ड्रॉ करना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके ड्रॉ कर दीजिएगा। बराबर, चलिए ये जो ग्राफ है मैंने बनाया, लेकिन उसकी कैलकुलेशन क्या है, देखिए मैं कैलकुलेशन यहां पर बता देता हूं, x/m इज इक्वल टू k p⁻1/n, रेडी। दोनों साइड, ये जो है ना वो जेडब्ल्यू और नीट के कंसेप्ट के लिए बहुत काम का है, दोनों साइड में क्या लेता हूं, लॉग लेता हूं, दोनों साइड लॉग ले लिया मैंने, लॉग x/m, लॉग डायरेक्ट कर रहा हूं, log k इंटू p, log k प्लस log p रेज टू 1/n, पावर लॉग का रूल आगे आ जाता है, log k प्लस 1/n log p log x/m, रेडी। ऐसा फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब ये फॉर्मूला को y इज इक्वल टू mx प्लस c, आप जानते हो टेंजेंट फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ इसको क्या कर दीजिए, मैचअप कर दीजिए। देखिए ये y दिख रहा है ना, x/m y पे है, यहाँ पे भी वही चीज होती है, ये रहा, इसके अंदर भी x/m इज इक्वल टू k/p, y इज इक्वल दिख रहा है, देखिए y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, y क्या है, y एक्सिस पे कौन है, ये y एक्सिस पे कौन x/m है, देखिए है y एक्सिस पे x/m, x पे कौन है, प्रेशर है, ये रहा, स्लोप कौन सा मिल रहा है, k, हमारा जो कांस्टेंट है k, वो हमारा स्लोप हो जाएगा, रेडी। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा mx प्लस c, देखिए ये तो x है, x एक्सिस पे कौन है, log p, तो log p को दिखा दीजिए x एक्सिस पे, रेडी। y एक्सिस पे कौन है, log x/m, इसको दिखा दीजिए यहाँ पे
log x by m, जगह नहीं है नीचे लिखा है, चलो मैं नीचे साइड में दिखा देता हूँ, log x by m। कटआउट कितना मिल रहा है, ये तो हमारा कटआउट है ना, log k c, log k यानी ग्राफ शुरू हो रहा है यहाँ से, इतना हमें कटआउट मिल रहा है log c, ये जो है ना वो log k, वो हमारे c की वैल्यू इतना कटआउट है। और हमारा स्लोप कितना है 1/n, जो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा, स्ट्रेट ही मिलेगा ना, 1/n की वैल्यू से तो हमने उसको डिराइव किया है, ये तो स्ट्रेट ही मिलेगा, सीधा है। उसके बाद ग्राफ आगे बढ़ेगा, फिर कहीं ना कहीं वो मुड़ेगा, ऐसा कुछ होगा, यानी उस वक्त हमारा जो स्लोप होगा m, यानी हमारा जो स्लोप होगा, उस स्लोप की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, स्लोप की वैल्यू 1/n। क्लियर, तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखिएगा खास। क्या, ये जो एक्सिस है y एक्सिस log x by m, x एक्सिस log p, हमारा जो स्लोप है वो 1/n, और हमारा जो कटआउट मिल रहा है हमें वो कितना मिल रहा है, log k, क्योंकि वो c की वैल्यू है। क्लियर, हमारा इंटरसेक्शन है ना ये, तो log k तो हमारा इंटरसेक्शन है, हमारा कटआउट है। क्लियर, तो इससे भी आप उसको मैचअप करवा सकते हो। मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर भी ये चीज सिखाई हुई थी कि आप इस फॉर्मूला से, ये जो y = mx + c वाला फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से आप ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हो अगर आप सीखो तो, बराबर। खास ध्यान रखना, ये भी जो टॉपिक है आपका, ये नीट के लिए बहुत और जेडब्ल्यू के लिए बहुत काम का है, ये जो है वो नीट और जेडब्ल्यू में बहुत काम में आएगा, याद रखना खास। रेडी, मिस्टेक ना हो, समझ में आ गई बात। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो हमारा आज का है वो फ्रुंडलीज आइसोथर्म था। देखिए, इनिशियली आपको ऐसा लगा होगा जब वीडियो चालू हुआ कि फ्रुंडलीज क्या है क्या नहीं, फिर से एक बार वीडियो को शांति से देखिए, इस एग्जाम्पल को प्रॉपरली समझिए, एग्जाम्पल को समझने के बाद जो मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किए थे वो ग्राफ को समझिए कि टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते आप प्रेशर बढ़ाते हो तो एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है। उस ग्राफ का कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लीजिए, फिर हमारा जो फ्रुंडलीज का ग्राफ है उसके साथ उसको मैच करवाइए। ये तीन अलग अलग कंडीशन हमने, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर और हायर प्रेशर लिए, उसके ऊपर हमारा जो फॉर्मूला, ये जो है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जो एब्जॉर्बेट का हम एक्चुअल बेड को प्रेशर देते हैं वो, उसके साथ जो होता है जो रिलेशन, उसके साथ हम मैचअप करवाते हैं तीन अलग अलग केसेस में। सारी बातों को नोट डाउन कीजिएगा खास, और कहीं पे भी कोई भी डाउट आपको लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेजिए, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो याद रखिएगा खास, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट बोर्ड के लिए, तो बहुत आईएमपी है, और जी नीट के लिए भी बहुत काम का है, ध्यान रखिएगा खास। क्लियर, इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स के ऊपर लिख के भेज सकते हैं। दूसरी एक बात, जिस बच्चों तक ये सारी चीजें अभी तक नहीं पहुंच रही है, जो बेचारे घर पे बैठे हैं वैसे ही, उन सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब खास कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो मुझे आपको बार बार जो है बताना नहीं पड़ेगा, आपके यूट्यूब के अंदर अपने आप नोटिफिकेशन आती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।